चलिए भाई, आज के लेक्चर में सोम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं आई होप सब लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। कमेंट्स बड़ा तेज तेज से आप लोग डाल रहे हैं, सर जल्दी जल्दी लेक्चर लाइए। तो बंधु फिर से वही कहता हूँ, समय का अभाव है, कोशिश में पूरा हूँ। लेक्चर होंगे, 1 बाय 1 होते जाएंगे। थोड़ा आप अच्छे अच्छे कॉमेंट्स डालिए, पॉजिटिव कॉमेंट्स डालिए, ताकि मोटिवेटेड रहूँ और काम करता रहूँ इसी तरह आपके लिए। ठीक है। अब देखिए जरा, अभी तक आप लोगों ने जस्ट पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मैं बार बार देखिए। मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी को टू द पॉइंट पढ़ाना नहीं है, मैं एकदम सीक्वेंस से आपको चीजों को पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई पहले से पढ़ा हुआ है तब इस टॉपिक पे आए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपने पहले ही डायरेक्ट इसी पर जंप लेने का अपना प्लान किया हुआ है तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लीजिए। अगर वो कर लेंगे तभी इस पर आप हमको कुछ भी कमेंट्स अच्छा बुरा दे पाएंगे, नहीं तो आप कमेंट्स मत ही दीजिए, क्योंकि फिर आप समझेंगे नहीं और मन में गाली देंगे। मन में गाली देते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ, पिंपल निकल आता है चेहरे पर, तो पता चल जाता है कोई मन में गरी आया होगा। ऐसा ना करिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि अब जो छड़ है, जो बॉक्स है या फिर जो ब्लॉक है, अभी तक तो एक डायरेक्शन में लोड लग रहा था, चाहे वो आपका सर्कुलर बार थी और चाहे वो आपका एक क्यूबाइड बना रहा था। लेकिन अभी क्या है कि तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि इसमें अभी फोर्स दिखाया गया है तो फोर्स की जगह पर मैंने डायरेक्टली स्ट्रेस दिखाया हुआ है। समझने वाली बात है कि एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जिसका ब्लॉक बना है, इसका जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस इसका जो है वो ई है। ठीक है ना, ई इसका यंग मॉडुलस है। और इस पर फोर्सेज जो लग रहे हैं वो फोर्स न लग के स्ट्रेस है। जैसे इसका पर फोर्स रहा होगा, फोर्स अपॉन एरिया की हो, तो एफ एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो एफ एक्स है, वाई वाई डायरेक्शन में एफ वाई है, और जेड जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो एफ जेड है। ठीक है। इन स्ट्रेसेस के इफेक्ट में बॉडी में क्या वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने वाले हैं वो हम लोगों को देखना है। अब वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कैसे डिसाइड होंगे, तो चलिए पहले देखते हैं हर दिशा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो रही है। अगर हर दिशा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप जान गए तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वही टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होगी। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, यहां पर समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्शन में देखते हैं कि स्ट्रेन इन एक्स एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्स डायरेक्शन। देखिए इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है, तो सतर्कता से समझें, और न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसको भी लगा लें। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला गया है तो इन एक्स एक्स डायरेक्शन जो है, मतलब वाई एक्स के डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन हो रहा है। तो देखिए एक्स में तीन लोग मिलकर काम करेंगे। एफ एक्स जो है, जैसी अभी स्थिति दिखाई गई है बल की जो स्थिति अभी दिखाई गई है, ध्यान से देखिएगा जरा, बल की जो स्थिति अभी दिखाई गई, अभी सारे ही बल तनाव में दिखाई दे रहे हैं। सारे ही बल देखिए ध्यान से अगर आप, तो सारे ही बल तनाव में दिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सबकी टेंडेंसी एक जैसी है, लेकिन ये एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे चलिए ये फोर्सेस लगे। ठीक है। एफ एक्स जो होगा वो एक्स की दिशा में बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन जब एफ वाई खींचेगा तो एक्स को कम करने का प्रयास करेगा। एफ जेड खींचेगा तो वो भी एक्स को कम करने का प्रयास करेगा। आप जानते हैं पॉइजन रेशियो का नाम आपने सुना होगा कि जब एक दिशा में हम कोई फोर्स लगा है, उसके इफेक्ट में बॉडी इलोंगेट हो रही है, तो बाकी दोनों दिशाओं में उसका इफेक्ट रिवर्स, उल्टा अपोजिट होता है। बात समझ आ रही ना। जब इसको हम ऐसे खींचेंगे तो इसके डायमीटर में कमी आएगी। तो एफ एक्स देखिए, एफ एक्स अकेला रहता तब तो वो लंबाई की दिशा में वृद्धि करता, लेकिन जो एफ वाई लगा है वो एफ एक्स को, देखिए एफ एक्स खींच रहा था, एफ वाई उधर खींचने लगा, तो इसको थोड़ा कमी करने का प्रयास किया। मतलब एफ एक्स का पूरा इफेक्ट पड़ नहीं पाया बॉडी पे, एफ एक्स का पूरा इफेक्ट बॉडी पर पड़ नहीं पाया। तो अगर हम यहां पर देखें स्ट्रेन इन एक्स एक्स डायरेक्शन, तो लिखेंगे उसको कि डेल्टा एल बाई एल, या फिर इसको लिखेंगे हम लोग ई एक्स। एक्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन को हम लोग ई एक्स से दिखा रहे हैं। ई मतलब स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। बराबर क्या होगा, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन आप जानते हैं हुक का नियम होता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू ई। ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। जब हम लोग स्ट्रेस सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिए थे, प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो ये आया था। तो यहीं से हमको स्ट्रेन ई की वैल्यू पता चल रही है, जो सिग्मा अपॉन
ई पता चल रही है। बात समझ में आ रही ना? ये किसकी वैल्यू है बताइए? ये स्ट्रेन की वैल्यू है। कहीं भी अगर उसी दिशा में प्रतिबल और उसी दिशा में, दिशा क्या है, ये तो प्रत्यास्थ मापांक हो, तो आपको उस दिशा में विकृति का मान मालूम चल सकता है। ठीक है, तो जब हम Ex की वैल्यू लिखते हैं तो Ex में Fx के कारण कितनी विकृति होगी, तो कहेंगे सर Fx क्या करेगा, Fx अपॉन ई हमने कर दिया। क्यों? Ex डायरेक्शन में प्रतिबल कितना है Fx, और देखिए प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थ मापांक, ठीक है ना। ये Ex हुआ Fx अपॉन ई, ये तो और बाकी न रहते तब होता, लेकिन ये जानते हैं कि Fy जो लगेगा वो Xx में कमी लाएगा। तो ये बताइए Fy अपना जब अकेले स्ट्रेन लाता तो Fy अपॉन ई लाता ना। अगर हम देखें कि Fy जब इधर लगेगा तो उसमें कितना स्ट्रेन लाएगा, Fy अपॉन कैपिटल ई लाएगा स्ट्रेन, Fy अपॉन कैपिटल ई स्ट्रेन लाएगा। तो y जो लगा वो अपने लंब दिशा में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या लैटरल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन लाएगा। तो जो अपनी दिशा में स्ट्रेन लाता है कोई प्रतिबल, तो अपनी लैटरल डायरेक्शन में वो म्यू इंटू ई के बराबर लाता है। यानी अगर हम कहें कि Fy के खींचने के कारण Xx में कितनी कमी आएगी, तो उसको लिखेंगे Fy अपॉन ई, Fy अपॉन ई। ये Fy अपॉन ई अपनी दिशा में लाता, तो अपनी लंब दिशा में, तो म्यू से यहीं पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेम हरकत जेड भी करेगा, जेड भी क्या करेगा, अपनी दिशा में तो Fz अपॉन ई लाता, लेकिन एक्स एक्स की डायरेक्शन में उसका इफेक्ट म्यू इंटू Fz अपॉन ई होगा। इसको ध्यान से समझना है, तो पिछला लेक्चर आप म्यू वाला जो हम पढ़ाए थे पॉइजन रेशियो वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां से आपको पता चल गया कि Ex। अच्छा एक चीज और है, अगर y दबाव वाला बल रहता, तनाव देखिए दिखा रहा है, अगर दबाव वाला बल रहता तो वो xx को और बढ़ाता। जैसे xx खींच रहा है, y ऊपर से दबाता तो वो और उसको बढ़ा देता। माने अभी जो केस है उसके वजह से ये माइनस हुआ है, ये भी माइनस हुआ है। लेकिन अगर वो दोनों सपोज xx खींचता और z और y दबाते तो बड़ा और तेजी से बढ़ता। तो अभी तो इसने Fx अपॉन ई स्ट्रेन में कमी लाई है माइनस करके, हो सकता है कि ये दोनों अगर कंप्रेसिव नेचर के होते हैं तो ये Ex को बढ़ा भी देता है। ठीक है, Ex यानी डेल L बाई L, यानी x दिशा में कुल बलों का प्रभाव हमने देखा तो ये पड़ा। तो Ex की वैल्यू आपको पता चल गई कि ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इन द सेम वे अगर हम इसको लंबाई को अगर सपोज करिए हमने यहाँ से L माना है, ये चौड़ाई को हमने सपोज करिए B माना है, और इसको हमने मोटाई को T माना है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिएगा, इन द सेम वे मतलब उसी तरीके से EY जो होगा वो EY अपनी दिशा में तो Fy अपॉन ई ला रहा था, लेकिन x और z क्या करेंगे, म्यू इंटू Fx अपॉन ई का काम करेगा, माइनस म्यू इंटू Fz अपॉन ई का काम करेगा। इसी तरीके से जो Ez होगा वो Fz अपॉन ई का काम करेगा, और माइनस म्यू Fx अपॉन ई और माइनस म्यू Fy अपॉन ई। अगर इसको समझ में ना रहा हो तो रोक के समझ लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बल अपनी दिशा में तो जो प्रभाव रख रहा है वो रखेगा ही। देखिए ये तीनों ही अपनी दिशा में तो प्रभाव रख रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों भी उनमें प्रभाव डाल रहे हैं। कैसा प्रभाव, अगर तनाव में है तो माइनस करेंगे, कंप्रेशन डालेंगे तो उसी की दिशा में वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो आपको यहां से पता चला यहाँ पर किसकी वैल्यू, ये जो EY है वो डेल EY मतलब B की डायरेक्शन में ना, डेल B बाई बी है, और ये जो है वो डेल T बाई टी है, वो EZ वाला। ठीक है, तो यहां से फिर से वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हम V जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू LBT, और फिर से पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल V इज इक्वल टू डेल LBT प्लस डेल B LT प्लस डेल T BL, ये मिलेगा। और डिवाइड करेंगे B से इसको तो डेल V बाई बी इज इक्वल टू आएगा, अगर यहाँ पे ये हम पहले करा चुके हैं इसलिए अब शॉर्ट में करा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे डेल L बाई बी टी अपॉन LBT, टोटल वैल्यूम से डिवाइड किए इधर भी उधर भी, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल L बाई L प्लस डेल B बाई बी
बी और प्लस आ जाएगा डेल टी बाई टी। तो अब फाइनली रिजल्ट क्या निकला, इनका वैल्यू EX EY EZ रख देंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि दिस डेल V बाई बी इज नथिंग बट EV मतलब वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज डेल V बाई बी आई इज इक्वल टू हो जाएगा EX प्लस EY प्लस EZ। ये इसकी वैल्यू होगी। जहां EX EY EZ क्या है तो इनको निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके सामने दे, ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन बना के अगर आपको न्यूमेरिकल दे तो यहाँ वैल्यू दी रहेगी, सारा वैल्यू दिया रहेगा। FY नहीं दिया रहेगा तो फोर्स के साथ एरिया दिया रहेगा ब्लॉक का, उससे आपको लगाना पड़ेगा कि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हुई उसमें। समझ में आ रही बात? इन पर बात कर लेते हैं हम लोग कि कितना कितना आएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। उसके देखिए वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। ये तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगा के हमने देख लिया, दो डायरेक्शन में भी फोर्स लगा के हमने देख लिया। और अब हम लोग देखेंगे कि और भी न्यूमेरिकल तो हमें लगाना ही है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और चीजें समझनी है जो न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह देखने। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अपना अगला लेक्चर क्या, अगला टॉपिक हम लोग इसमें अपना देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी छड़ पर अगर बल लगा हो तो उस बल के प्रभाव में उसकी लंबाई में वृद्धि एक्चुअली कितनी होती है बल के प्रभाव में। देखिए वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो केवल ये कैलकुलेट करना सीखा है कि बलों के प्रभाव में आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन लंबाई में परिवर्तन एक मेजर फैक्टर है। जब भी कोई तार वगैरह या फिर कोई केबल वगैरह की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं उसका कि लीनियर एक्सपेंशन, इलोंगेशन या रिडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ से कई सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनने वाले हैं। सपोज कोई छड़ इस टाइप से है और इस पर कोई फोर्स यहाँ पर लगा है और फोर्स की वैल्यू जो है वो P है। ठीक है, और इस छड़ की लंबाई फिलहाल जो है वो L है। इस बल के प्रभाव में क्या होगा, ये छड़ जो है बल के प्रभाव में ये लंबाई इसकी जो होगी वो बढ़ने वाली है, और लंबाई में वृद्धि सपोज करिए, यानी इसमें इलोंगेशन, जैसा फोर्स लगा है इलोंगेशन, अगर दबाव लगा रहता तो रिडक्शन भी हो सकता था, तो उससे मतलब नहीं है। इलोंगेशन या फिर रिडक्शन दोनों हो सकता था, और उसको हमने किससे दिखाया, इलोंगेशन और रिडक्शन को हमने दिखा दिया है डेल्टा एल से, यानी लंबाई में वृद्धि या कमी जो है वो डेल्टा एल की आई है। ठीक है, अब ये चलिए हमने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, मतलब छड़ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका क्या है, ए है। सपोज करिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। अप्लाइड लोड जो है, अप्लाइड लोड, इसको आप P से दिखाइए, आप F से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमने P से दिखा रखा है, आप F से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाइड लोड आपका जो है वो P है। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर इसी के प्रभाव में हम लोग देखें, प्रारंभिक लंबाई L है ये पता है, तो हम एक चीज जानते हैं, यहां पर देखिए हेडिंग हमने बना लिया इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ठीक है ना, छड़ की लंबाई में वृद्धि अक्षीय बल के कारण। ठीक है, अब बुक में आपके जैसा हेडिंग वगैरह बनाया हो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया कि वृद्धि उसके अक्षीय बल के कारण छड़ की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो हम एक चीज जानते हैं, हमें पता है अच्छे तरीके से कि सिग्मा जो है वो होता है E इंटू ई, ये हुक के अनुसार वी नो दैट, चाहे जानते हो ना चाहे ना जानते हो, ये लिख दिया करिए क्या, कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो सिग्मा प्रतिबल है, प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल P अपॉन ए, और ये E है, और ये कितना होता है, स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल एल अपॉन एल। यहां से अगर इलोंगेशन डेल्टा एल या रिडक्शन डेल्टा एल निकालेंगे तो दिस विल बी PL अपॉन ए ई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी छड़ पर लगने वाला बल पता हो, उसकी प्रारंभिक लंबाई पता हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो और यंग मॉडुलस पता हो, बशर्ते इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, कैसी बार है वो, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। ये ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पर ही ये लागू होगा, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, हर जगह एरिया सेम है। कई बार छड़ें जो हैं वो इस टाइप से आ जाएंगी, इस टाइप से छड़ें टेपर आ जाएंगी। ठीक है, टेपर छड़ें आ जाएंगी इस टाइप से,
तब के केस में बातें हो जाएंगी अलग। जैसे अच्छा, इसका ये चाहे चौकोर हो गोल हो उससे मतलब नहीं है, बस यूनिफॉर्म होना चाहिए डाया, सॉरी क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे ये सपोज करिए डाया D1 है और यहाँ पे जो डाया है वो D2 है। अगर इस टाइप से इनका सपोज कोई टेपर बार है, तो देखिए इसका डिराइवेशन आपका जो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिकी टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान देखें तो इस टाइप के छड़ का इलोंगेशन जो होगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि इलोंगेशन ऑफ टेपर बार विथ सर्कुलर बेस मतलब टेपर तो है, कमी तो आई है, लेकिन उसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, जिसका डाया D1 और D2 है, ठीक है। बाकी चीजें वही हैं। ये कहानी इसके लिए थी, इनका कहानी है कि D1 D2 है, लंबाई यहां से यहां तक इनकी जो है वो L है, पदार्थ का यंग मॉडुलस वही E है। तो हम जानते हैं सीधे सीधे कि इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L, नॉर्मली इसी से रिलेट कराते हैं। चलिए PL अपॉन AE, देखिए तरीका गलत है ये जो मैं अभी करने जा रहा हूं, वो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये डिराइवेशन नहीं है, ये मैं याद करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद करने के लिए देखिए कुछ मत करिएगा, ये A है ये E है, तो A अगर सर्कल का लेते तो क्या लेते आप, तो ये बार बार मैं कह रहा हूं ये डिराइवेशन नहीं है, ये केवल आपको याद करवा देने का है PL। अच्छा, एरिया किसी सर्कल का क्या होता है, π/4 d² इंटू E लिखते हैं कि नहीं लिखते 4 को ऊपर भेजिए तो यहां पर आ जाएगा 4PL अपॉन पाई। अब देखिए डाया D² है यानी D इंटू डी है, लेकिन इसमें तो डाया D है नहीं, एक D1 है दूसरा D2 है। अगर सेम होता तो ये तो लागू हो जाता, देखिए सेम डायमीटर पे तो ये फॉर्मूला लागू होता, लेकिन डायमीटर चूंकि चेंज हो रहा है तो D इंटू डी ना करके D1 इंटू D2 कर दीजिए, तो D1 इंटू D2, आइए E तो था ही इसके साथ में। ये डेल L का फॉर्मूला है, किसके लिए, याद करने के लिए है, टेपर बार के लिए सर्कुलर बेस के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये केवल फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने बताया कि अगर आपको ये याद है तो सर्कल वाले का फॉर्मूला याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, और ये नहीं याद है तो फिर इसको डायरेक्ट 4PL अपॉन पाई D1 D2 अपॉन D1 D2 इंटू याद करिए। लेकिन मेरा सलाह यही कि याद करने के लिए ये तरीका यही वाला रखिएगा कि ये होता तो ऐसे 4PL ऊपर होगा, पाई D1 इंटू D2 इंटू E नीचे होगा। यहाँ समझने वाली बात बस इतनी है कि कभी गलती से इसको डेराइवेशन मत समझ लीजिएगा, ये डेराइवेशन नहीं है। डेराइवेशन के लिए तो फिर आपको एक स्ट्रिप यहाँ माननी पड़ेगी और उसकी मोटाई को नगण्य मानना पड़ेगा, नेग्लेजिबल, और फिर उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तब आएगा। तो वो आपको करना नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोई टेपर बार हो तो उसके इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करने में इजी करने के लिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई छड़ हो फ्रीली सस्पेंडेड हो इस टाइप से, यहाँ पे देखिए ये छड़ है अपनी लंबाई का, देखिए कोई छड़ अगर नीचे यहाँ पे लटकी हुई है, यहाँ पे मैं और क्लियरली दिखा देता हूँ आपको। चलिए अगर ये वाला समझ में आ गया है तो यहाँ पे इसको समझिए ऐसे इस टाइप से। देखिए अगर कोई छड़ हो, एक और केस है, जैसे अभी आपने इलोंगेशन बार देखा, अब देखिए इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड का कहानी देख लेते हैं। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड, ठीक है, सेल्फ लोड के कारण इलोंगेशन कितना होगा वो समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए कोई छड़ है, दो बातें हो सकती हैं, एक छड़ ऐसे लटकी हुई है, वही छड़ अगर इस टाइप से है, तो देखिए कई बार ऐसा जेई वाले में पूछता है, आपके लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये छड़ ऐसे है, तो इस पर कोई लोड अगर यहाँ P लगा हो तो इसका इलोंगेशन कितना होगा, यानी इसकी में बढ़ोतरी कितनी होगी, तो ये PL अपॉन ए के बराबर होगा। एरिया पता हो, लंबाई इसकी L हो तो फिर इसमें देखिए यहाँ पे PL अपॉन ए के अनुसार पता होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस छड़ का खुद का भार ही P हो अगर इस छड़ का, तब के केस में क्या होगा, तब कहेंगे सर वो भार यहाँ नीचे काम करेगा। देखिए असल में होता क्या ना कि कोई भी छड़ जब लटकी रहती है तो यहां अगर कोई लोड लगा है, यहां एकदम नीचे, तो वो ये इस पूरी लंबाई पर काम करेगा। आप ही सोचिए कि अगर आप छत से हाथ पकड़ के ऐसे लटक जाए
तो आपके पूरे शरीर का वेट कहाँ काम करेगा? हाथ पर। एक आदमी आया, आपका पैर पकड़ के ऐसे लटक गया, मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे आप इस टाइप से गए, ऊपर से आपने ऐसे पकड़ा और आप लटक गए। लटकने पर होगा क्या कि नीचे एक आदमी आया, आपका पैर पकड़ा, तो आप अब उसका जो वेट होगा, जो उस व्यक्ति का वेट होगा, वो पूरा आपके शरीर पर काम करेगा इस टाइप से, आपके पूरे शरीर पर। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके कंधे से लटक जाए तो फिर आप देखिएगा आपका शरीर लूज रहेगा और हाथ पे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जो लोड जहां लगता है वो उसके ऊपर एक्ट करता है। तो ये जो P लगा है वो पूरी लंबाई पर काम करेगा। तो इस केस में इसका डेल्टा एल तो वही जो होना था वही PL/AE हो जाएगा, क्योंकि पूरी लंबाई पर एक्ट करेगा। लेकिन अगर कहें कि खुद का भार है, वो छड़ की खुद के वेट के कारण कितना, वो जैसे कोई छड़ काफी भारी है उसको लटका दिया जाए तो वो कितना इलोंगेट होगी। देखिए खुद का भार जो है ना, वो देखिए यहाँ इसका पूरा भार जो है, ये पूरा वेट वो इस लंबाई यहाँ पर इलोंगेशन करेगा। अगर हम इसको एक क्रॉस सेक्शन यहाँ लें तो ये पूरा जो हिस्सा है इसका, ये पूरा हिस्सा ये इस पोर्शन पर एक्ट करेगा। कोई भी देखिए इतना लोड, इतने का लोड इस पूरे पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर ना काम करता है। अभी पता है कि जो भार जहां लगता है वो अपने ऊपर काम करता है। इसी तरह सेक्शन अगर यहाँ ले लें तो ये पूरा लोड जो है वो इतने पर काम करेगा। तो देखा जाए तो यहाँ वाले सेक्शन के नीचे कोई लोड है ही नहीं, तो कुछ काम ही नहीं करेगा। और इस वाले सेक्शन के नीचे बहुत लोड है तो वो पूरा उसको खींचेगा। तो हर कदम कदम पे हम लोग इलोंगेट करके समझ तो पाएंगे नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि पूरे भार को उसके सेंटर पे काम करता हुआ मान लिया जाए। जैसे ये है पूरा छड़, अगर तो इसके भार को यहाँ इसके सेंटर पे काम करता हुआ मान लीजिए। अब जगह जगह पे देखेंगे तो निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेंटर पे काम करता हुआ मानेंगे तो अगर पूरी लंबाई इसकी L है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सेंटर के ऊपर कितनी लंबाई बची? L/2। तो जब P लोड यहाँ काम कर रहा है तो इसी L/2 ही में ना वृद्धि करेगा भाई। ये बताइए L/2 ही में ना वृद्धि करेगा। तो L/2 में कितनी वृद्धि करेगा वो बताइए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डेल्टा L जो होता है वो PL/AE होता है। लेकिन L अब तो L रहा नहीं, वो तो L/2 हो गया। तो इसको लिखेंगे डेल L इज इक्वल टू PL/2AE। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है? PL/2AE अपने ही भार के कारण किसी स्वतंत्र लटकी छड़ की लंबाई में वृद्धि बता रहा है। बात समझ में आ रही है? अपने खुद के भार के कारण। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्मूला ये है टेपर का, मैंने बताया 4PL/πD1D2E। और इसी तरीके से सेल्फ लोड के कारण जो होगा वो PL/2AE होगा। इसमें एक कहानी और समझ लीजिए। अगर ये जो छड़ बनी है बंधु, इसका घनत्व आपको मालूम है। घनत्व माने क्या होता है? इसके प्रति इकाई भार, आयतन का भार पता हो, यानी आपको ये पता हो कि इसका यूनिट वेट कितना है। सपोज इसका यूनिट वेट जो होता है वो स्मॉल w, अपेक्षिक भार अगर इसका यूनिट वेट हो, यूनिट वेट जो है वो इसका क्या है? स्मॉल w है। बात समझ आ रही है? तो जो P इसका लोड होगा इस छड़ का जो लोड होगा वो कितना होगा? किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, उसका आयतन गुणा घनत्व होता है। जैसे अगर हम घनत्व स्मॉल w लिखते हैं तो लिखते हैं टोटल लोड अपॉन वॉल्यूम। यही तो होता है यूनिट वेट, अपेक्षिक भार। अगर हाइड्रोलिक्स आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे स्मॉल w इज इक्वल टू W/V। यहां से वेट जब लेंगे कि W कितना होगा तो W बराबर V इंटू स्मॉल w आएगा। W इज इक्वल टू V और V इंटू स्मॉल w आएगा। मतलब घनत्व और आयतन का गुणा करेंगे तो भार आएगा। तो अगर इसी डेल L को हम यहाँ पर लिखें तो लिख सकते हैं P मतलब कुल भार जो छड़ का है वो होता है उसका आयतन यानी V, और उसका घनत्व सपोज कर लीजिए कि स्मॉल w है। और फिर फॉर्मूले में वही ये P के बराबर हो गए दोनों, और L/2AE हो गया। यहां समझने वाली बात है कि डेल L इज इक्वल टू आयतन क्या होगा छड़ का आयतन बराबर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। किसी भी चीज का जो प्रिज्म का आयतन होता है वो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही होता है। तो क्षेत्रफल इसका कितना है तो कहेंगे A इंटू L इसकी लंबाई है। देखिए ये वॉल्यूम हो गया। अरे भाई ये A इंटू L क्या हो गया? वॉल्यूम नहीं हो गया? अरे क्षेत्रफल इंटू लंबाई पूरा आयतन और फिर इसका W से कर दिए इसका घनत्व इंटू कर दिया L अपॉन कर दिया 2AE। यानी डेल्टा L का एक फॉर्मूला यूनिट वेट के रूप में क्या आ जाएगा? A से A कैंसिल तो WL² अपॉन 2E। ये किसका फॉर्मूला आ गया? यूनिट वेट के रूप में पूरी छड़ के इलोंगेशन का
फॉर्मूला आ गया। यूनिट वेट का मतलब होता है कई बार एरिया नहीं पता रहेगा, सीधे यूनिट वेट पता रहेगा। बोल देगा क्वेश्चन में कि यूनिट वेट इतना है, तो बताइए इसका क्या वैल्यू होगा, इसका इलोंगेशन का। तो फॉर्मूला स्मॉल w यूनिट वेट है, l लंबाई है, 2e मतलब समझ गए क्या है। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए हैं तो इसके ठीक बाद वाला सोम का लेक्चर केवल न्यूमेरिकल होगा। अगर अभी तक आप केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं सोम में और समझ रहे हैं कि अभी तक तो सर आपने कुछ खास न्यूमेरिकल कराया नहीं, तो आपका इंतजार खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम धड़ाधड़ न्यूमेरिकल की सीरीज लाएंगे, कई सारे करेंगे। सॉइल वाले लोग आपके सीनियर हैं जो देख रहे हैं, उनको देख रहे हो तो उनमें न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है। आपका जो सोम वाला केस है उसमें देख लीजिए न्यूमेरिकल, कल से हम लोग इसका अगला लेक्चर जो भी होगा उसमें स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मोटिवेट करते रहिए मुझे, मैं इंकरेज होकर आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।